समय इंटरनेट के किसी कोने में कोड का एक ऐसा टुकड़ा घूम रहा है जिसका कोई इंसानी मालिक है ही नहीं। बिल्कुल, कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है उसका। हाँ, फिर भी मतलब ये कोड हर दिन लाखों डॉलर का मुनाफा कमा रहा है, अपने क्लाउड सर्वर का बिल खुद क्रिप्टो में चुका रहा है और दुनिया भर की सरकारें सिर खुजला रही हैं कि भाई एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर टैक्स कैसे लगाया जाए जो कहीं है ही नहीं, जो पकड़ में ही नहीं आ रहा। सही बात है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये 2026 की बिल्कुल जमीनी हकीकत है। और सच कहा जाए तो ये हकीकत हमारी पुरानी आर्थिक समझ को, मतलब जो भी हम अर्थशास्त्र के बारे में जानते थे, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है। 100%। और हमारे इस नए गहन विश्लेषण में हमारा मिशन इसी अभूतपूर्व बदलाव को समझना है। आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में दो बहुत ही अलग लेकिन गहराई से जुड़ी हुई चीजें हैं। एक तरफ हमारे पास पीटर डायमंडीज के साथ इलॉन मस्क का हालिया इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने कुछ बहुत ही आक्रामक भविष्यवाणियां की हैं। बिल्कुल, एजीआई, रोबोटिक्स और इंसानियत के भविष्य को लेकर। और दूसरी तरफ हमारे पास 2026 के ताजा वित्तीय आंकड़े हैं। हाँ, विशेष रूप से उन नए एआई अरबपतियों और क्रिप्टो मार्केट की रिपोर्टें जो ये बता रही हैं कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर यानी धन हस्तांतरण बस इसी वक्त हो रहा है, अभी इसी पल घटित हो रहा है। तो हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि मस्क का जो ये विशाल भविष्य का विजन है और आज के समय में एआई एजेंट्स के जरिए जो पैसा बन रहा है, इन दोनों के बीच की कड़ी आखिर क्या है। देखिए, इस कड़ी को समझना श्रोताओं के लिए इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि हम सिर्फ एक नए तकनीकी टूल के आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। मस्क ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम असल में एक सिंगुलैरिटी के बिल्कुल बीचों बीच जी रहे हैं। मतलब एक ऐसा बिंदु जहां से वापसी संभव नहीं है। बिल्कुल, जहां समाज, काम और संपत्ति के मायने इस हद तक बदल जाते हैं कि पुरानी दुनिया के चश्मे से नई दुनिया को देखना पूरी तरह से असंभव हो जाता है। तो चलिए सीधे उस उत्प्रेरक या कैटलिस्ट पर चलते हैं जो इस पूरी लहर को चला रहा है, एजीआई के आने की समय सीमा। ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। मस्क ने उस इंटरव्यू में बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ही भविष्यवाणी की है कि एजीआई मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अगले ही साल यानी 2026 तक पूरी तरह से आ जाएगा। और बात यहीं नहीं रुकती है। हाँ, 2030 तक ये एएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में बदल जाएगा, जो पूरी मानव जाति की सामूहिक बुद्धिमत्ता को भी पार कर जाएगा। मस्क ने इस बदलाव को समझाने के लिए बहुत ही एक डरावना और दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया है, सुपरसोनिक सुनामी। सुपरसोनिक सुनामी, ये शब्द अपने आप में ही विनाश और गति दोनों का एहसास कराता है। हाँ, लेकिन ये कोई वैसी सुनामी नहीं है जो ईंट पत्थर के शहरों को तबाह कर दे। नहीं, ये रातों रात पूरे आर्थिक परिदृश्य को एक नए सांचे में ढालने वाली लहर है। मस्क का तर्क है कि व्हाइट कॉलर नौकरियां, मतलब वो नौकरियां जिनमें केवल डिजिटल जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह बदलना या प्रोसेस करना होता है, इस सुनामी की सबसे पहली चपेट में आएंगी। बिल्कुल, क्योंकि जो काम केवल कीबोर्ड, माउस और स्क्रीन से जुड़ा है, वो एक कंप्यूटर इंसानों से कहीं अधिक सटीकता और गति से कर सकता है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है और जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है। हाँ, मस्क ने एक कॉन्सेप्ट समझाया है जिसे वे रिकर्सिव मल्टीप्लिकेबल ट्रिपल एक्सपोनेंशियल कहते हैं। रिकर्सिव मल्टीप्लिकेबल ट्रिपल एक्सपोनेंशियल। रुको, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत सारे भारी भरकम तकनीकी शब्दों को एक साथ जोड़कर कोई मंत्र बना दिया हो। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा आसान भाषा में तोड़कर समझाते हैं, इसका असल में मतलब क्या है। बिल्कुल, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 3 अलग-अलग चीजें एक साथ बहुत तेज गति से विकसित हो रही हैं। ठीक है, कौन सी 3 चीजें? पहला है एआई सॉफ्टवेयर की क्षमता, दूसरा है एआई चिप्स की ताकत और तीसरा है रोबोट्स की यांत्रिक निपुणता या उनके काम करने की क्षमता। अब देखिए, मस्क का कहना है कि ये तीनों चीजें अलग-अलग नहीं बढ़ रही हैं, ये एक दूसरे को लगातार बेहतर बना रही हैं। मतलब एक फीडबैक लूप की तरह। एकदम सही, ये एक बंद फीडबैक लूप है। इसे ऐसे समझिए कि हम आज के बेहतरीन चिप्स का इस्तेमाल करके ज्यादा स्मार्ट एआई सॉफ्टवेयर को ट्रेन करते हैं। हाँ, और वो स्मार्ट एआई सॉफ्टवेयर फिर क्या करता है? वो सॉफ्टवेयर अगली पीढ़ी के और भी ज्यादा तेज और जटिल चिप्स का डिजाइन तैयार करता है। अरे वाह! फिर उन नए चिप्स से जो एआई बनता है, वो कारखानों में काम करने वाले रोबोट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित करता है। और अंत में वे उन्नत रोबोट दिन रात काम करके अगली पीढ़ी के चिप्स और सर्वर बहुत तेजी से बनाते हैं। तो इंसान तो इस लूप से पूरी तरह बाहर ही हो गया। बिल्कुल बाहर।
सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बेहतर बनाता है, हार्डवेयर मशीन को, और मशीन फिर से नए हार्डवेयर को। ये इतनी तेजी से होता है कि इंसानी दिमाग इस गति का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है, और इसका एक बहुत ही सजीव उदाहरण उस इंटरव्यू में दिया गया है। हाँ, मस्क अनुसार जो उनका ऑप्टिमस रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट, वो अगले 3 से 5 वर्षों के भीतर इंसानों से बेहतर और सटीक सर्जिकल ऑपरेशन करने लगेगा। और इसके पीछे का विज्ञान ये है कि एक मानवीय सर्जन अपनी पूरी जिंदगी में शायद कुछ हजार सर्जरी ही कर पाए। उसकी एक भौतिक सीमा है। बिल्कुल, लेकिन एक ऑप्टिमस रोबोट के पास उन लाखों करोड़ों सर्जरियों का शेयर्ड डेटा या साझा अनुभव होगा जो दुनिया भर के अन्य सभी रोबोट्स ने की हैं। मतलब वो हर गलती से सीखेगा। हाँ, और वो सीख 1 सेकंड में दुनिया के हर दूसरे रोबोट तक पहुंच जाएगी। लेकिन देखिए, जब बुद्धिमत्ता इतनी तेजी से बढ़ रही हो तो एक स्वाभाविक डर पैदा होता है। हॉलीवुड की फिल्मों वाला डर, टर्मिनेटर जैसा। हाँ, कि कहीं ये मशीनें हमारे खिलाफ ना हो जाएं। मस्क ने एआई को सुरक्षित रखने के लिए 3 सिद्धांत दिए हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। सत्य, जिज्ञासा और सौंदर्य। सत्य, जिज्ञासा और सौंदर्य, ये 3 स्तंभ सुनने में बहुत ही दार्शनिक लग सकते हैं। लेकिन इनके पीछे एक गहरी सुरक्षा रणनीति है। दार्शनिक तो ठीक है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी शंका है। क्या शंका? चलिए, सत्य और जिज्ञासा को तो मान लेते हैं कि मशीन को सच खोजना चाहिए और उसे ब्रह्मांड के बारे में जिज्ञासु होना चाहिए। लेकिन ये सौंदर्य वाला हिस्सा, एक मशीन के लिए सुंदरता का आखिर क्या मतलब है? क्या यह खतरनाक नहीं हो सकता अगर मशीन का सुंदरता का पैमाना हमसे बिल्कुल अलग हो? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। क्या पता उसे इंसानों से मुक्त धरती ही सबसे ज्यादा सुंदर लगे, साफ सुथरी और व्यवस्थित। ये तो बहुत भयानक विचार है। लेकिन मस्क का तर्क यहाँ ये है कि सौंदर्य का बोध केवल भौतिक नहीं है। तो फिर कैसा है? ये असल में संतुलन और सद्भाव, मतलब हार्मनी से जुड़ा है। अच्छा। अगर एआई को सत्य खोजने के लिए प्रेरित किया जाए तो वो भ्रमित नहीं होगा। ठीक है। जिज्ञासा उसे ये समझने में मदद करेगी कि ब्रह्मांड और जीवन कितने जटिल और मूल्यवान हैं। और सौंदर्य? सौंदर्य का मतलब है कि वो चीजों को नष्ट करने के बजाय उन्हें एक व्यवस्थित और सुखद रूप में देखना चाहेगा। मतलब एक संरक्षण की भावना। बिल्कुल। मस्क का मानना है कि जो एआई ब्रह्मांड के जटिलता को गहराई से समझेगा, वो मानवता को एक परजीवी के रूप में नहीं देखेगा, बल्कि इस ब्रह्मांड के एक दिलचस्प और सुंदर हिस्से के रूप में देखेगा। यही उम्मीद है। खैर, ये नजरिया कुछ हद तक आश्वस्त करने वाला है, लेकिन इन बड़ी दार्शनिक बातों से निकलकर एक बहुत ही जमीनी और व्यावहारिक सवाल की ओर आते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। हाँ, अगर ऑप्टिमस रोबोट बेहतरीन सर्जरी कर रहे हैं, अगर एआई सारी व्हाइट कॉलर नौकरियां कर रहा है, तो अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? लोग अपना घर कैसे चलाएंगे, खाएंगे क्या? बिल्कुल। ये सवाल सीधे मस्क के आर्थिक समाधान की ओर ले जाता है, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल हाई इनकम या यूएचआई कहा है। और यहाँ बहुत से लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे यूएचआई को पारंपरिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई समझ लेते हैं। हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगता है कि सरकार बस हवा में पैसे छापने वाली है और हर महीने सबके बैंक खाते में एक चेक भेजने वाली है। लेकिन अगर सरकार सिर्फ पैसा छापेगी तो क्या उससे भयानक महंगाई नहीं आ जाएगी? हमने इतिहास में देखा है ऐसा होते हुए। यही वो बिंदु है जहां मस्क का अर्थशास्त्र पुरानी किताबों से बिल्कुल अलग हो जाता है। यूएचआई सिर्फ टैक्स लगाकर पैसे बांटने की योजना नहीं है। तो फिर ये काम कैसे करेगा? इसके पीछे का तंत्र पूरी तरह से अलग है। अब देखिए, जब रोबोट्स और एआई काम करेंगे तो श्रम या लेबर की लागत क्या होगी? शून्य जाएगी। बिल्कुल। आपको रोबोट को सैलरी नहीं देनी, उसे छुट्टियां नहीं चाहिए, वो बीमार नहीं पड़ता। मतलब किसी भी चीज को बनाने की लागत गिर जाएगी। और जब उत्पादन की लागत न के बराबर रह जाएगी और एआई के कारण उत्पादकता बेतहाशा बढ़ जाएगी, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भारी रूप से गिर जाएंगी। इसे अर्थशास्त्र में डिफ्लेशन कहते हैं। हाँ, मस्क से यूनिवर्सल हाई स्टफ इन सर्विसेज का नाम देते हैं। इस कंसेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है श्रोताओं के लिए। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था पैसे की कमी के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, बल्कि बहुतायत या अबंडेंस के इर्द गिर्द घूमेगी। प्रचुरता की अर्थव्यवस्था। अगर एक रोबोट ही खेत में गेहूं उगा रहा है, वही उसे काटकर बेकरी तक ला रहा है, और दूसरा रोबोट उसकी ब्रेड बनाकर घर तक डिलीवर कर रहा है, तो उस ब्रेड की कीमत क्या रह जाएगी? वो लगभग मुफ्त हो जाएगी। एकदम सही। हाँ। ऐसी दुनिया जहां हर किसी के पास असीमित वस्तुएं और सेवाएं होंगी। हाँ। आपको जो चाहिए वो उपलब्ध होगा। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है,
यहाँ मस्क ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कौन सी चेतावनी? लंबी अवधि में ये बहुतायत का समाज बहुत अच्छा लगता है, सुनने में किसी स्वर्ग जैसा, लेकिन अगले 3 से 7 साल बहुत बम्पी या उथल-पुथल वाले होने वाले हैं। बम्पी ट्रांजिशन। ये उथल-पुथल आखिर जमीनी स्तर पर कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा दौर होगा जहां पुरानी व्यवस्था टूट रही होगी, लेकिन नई व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई होगी। मतलब बीच का एक वैक्यूम। हाँ, एक तरफ करोड़ों लोग अपनी पारंपरिक नौकरियां खो रहे होंगे और दूसरी तरफ कुछ लोग उन तकनीकों का इस्तेमाल करके ऐसी अपार संपत्ति बना रहे होंगे जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। ये तो एक भयानक विरोधाभास है। बिल्कुल। इस संक्रमण काल में हमें सड़कों पर सामाजिक अशांति और सिलिकॉन वैली या वॉल स्ट्रीट में अपार समृद्धि दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। तो एक तरफ नौकरियां जा रही हैं और दूसरी तरफ एक नई तरह की अपार संपत्ति बन रही है। हाँ, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच असल में मुनाफा कमा कौन रहा है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि मस्क जिस बम्पी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं वो कोई 2040 का सपना नहीं है। बिल्कुल नहीं। फोर्ब्स और अन्य वित्तीय रिपोर्टों के आंकड़े बताते हैं कि ये आज इसी 2026 में हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है, जिसे लोग AI वेल्थ ट्रांसफर कह रहे हैं। और इसके आंकड़े सचमुच चौंकाने वाले हैं। अगर हम फोर्ब्स की 2026 की सूची देखें, हाँ, उसमें 86 AI अरबपति शामिल हैं। 80 से ज्यादा। 86, जिनकी कुल संपत्ति $2.9 ट्रिलियन आंकी गई है। बाप रे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 45 अरबपति सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 साल के भीतर बने हैं। एक ही साल में 45 नए अरबपति। ये कोई सामान्य आर्थिक विकास तो नहीं है। ये सचमुच में धन का एक भारी हस्तांतरण है, जहां पैसा पुराने उद्योगों से निकलकर AI के बुनियादी ढांचे में प्रवाहित हो रहा है। और इसमें एक नाम बहुत उभर कर आया है, सर्ज AI के संस्थापक एडविन चेन का। हाँ, उनका नाम इस सूची में सबसे अमीर नए व्यक्ति के रूप में सबसे ऊपर है। ये स्थिति सैम ऑल्टमैन की उस भविष्यवाणी को बिल्कुल सच साबित कर रही है। कौन सी भविष्यवाणी? जहां उन्होंने कहा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और AI एजेंट्स 2030 तक अरबपतियों का एक पूरी तरह से नया वर्ग तैयार करेंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये 2030 का इंतजार नहीं कर रहा है, ये 2026 में ही हो चुका है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नया धन पारंपरिक तरीकों से नहीं बन रहा है। मतलब ये लोग कोई रियल एस्टेट खरीदकर या शेयर बाजार में दशकों तक निवेश करके पैसे नहीं कमा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। यहाँ सफलता का एक बिल्कुल नया पैमाना है। इसे समझने के लिए हमें एटॉमिक हैबिट्स और 0 to 1 जैसी किताबों के सिद्धांतों को AI के संदर्भ में देखना होगा। हाँ, ये पूरी तरह से एक माइंडसेट शिफ्ट है। माइंडसेट शिफ्ट, थोड़ा विस्तार से बताइए, इसका मतलब क्या है यहाँ? पुराने समय में सफलता को हसल या जी तोड़ मेहनत से जोड़ा जाता था। कि आप दिन में 16 घंटे काम करते हैं तो आप सफल होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस नए AI युग में सफलता का मतलब शारीरिक या मानसिक मेहनत नहीं, बल्कि लेवरेज है। लेवरेज मतलब कम से कम प्रयास से अधिकतम परिणाम निकालना। हाँ, अब एक व्यक्ति अकेले 16 घंटे काम नहीं करता, वो एक ऐसा सिस्टम या AI एजेंट डिजाइन करता है जो उसके लिए 24 घंटे काम करता है। और वो भी एक साथ हजारों दिशाओं में। आप अपनी मेहनत से साम्राज्य नहीं बना रहे हैं, आप AI टूल्स का उपयोग करके ऐसे डिजिटल मजदूर तैयार कर रहे हैं जो आपके लिए काम करते हैं। इस लेवरेज के कुछ बहुत ही अजीब लेकिन व्यवहारिक उदाहरण आजकल देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन में। हाँ, जैसे मिडजर्नी और सोरा जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके लोग फेसलेस AI शॉर्ट्स बना रहे हैं। ये पूरी तरह से स्वचालित कंटेंट फार्म्स हैं। मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा है, कोई कैमरा नहीं है, कोई एडिटिंग टीम नहीं है।
एआई खुद ट्रेंड्स खोजता है खुद वीडियो बनाता है, आवाज डालता है और उसे पोस्ट भी कर देता है। और इन पूरी तरह से स्वचालित चैनलों के जरिए लोग रातों रात करोड़ों का साम्राज्य खड़े कर रहे हैं। ये कंटेंट की दुनिया का लेवरेज है। लेकिन जब हम लेवरेज की बात करते हैं तो इसका असली सबसे शक्तिशाली रूप कहाँ है? और शायद सबसे डरावना रूप हमें फाइनेंस और क्रिप्टो की दुनिया में देखने को मिलता है। हाँ, और यही वो बिंदु है जहां से हमारे इस विश्लेषण की शुरुआत हुई थी। वो इंटरनेट पर घूमने वाले अनाथ कोड जो करोड़ों कमा रहे हैं। ये नया धन इंसान अकेले नहीं बना रहे हैं। असली जादू ये क्रिप्टो एआई एजेंट्स कर रहे हैं। ये एजेंट्स केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपके आदेश का इंतजार करते हैं। ये ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र होकर बाजार में काम कर रहे हैं। अगर हम पूरी तस्वीर को ध्यान से देखें तो ये एक पूरी तरह से नई और समानांतर आर्थिक प्रणाली का जन्म है जिसमें इंसानों की कोई जरूरत है ही नहीं। चलिए इस दिशा में एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण लेते हैं जो स्रोतों में था। वो फेलिक्स वाला मामला। हाँ, एक एआई एजेंट का मामला बहुत चर्चा में रहा जिसका नाम फेलिक्स है। इस एजेंट ने केवल 30 दिनों के भीतर पूरी तरह से स्वायत्त होकर $1,63,000 कमाए। $1,63,000 बिना किसी इंसानी मदद के। उसने खुद तय किया कि कब खरीदना है, कब बेचना है। इसके अलावा ओपन क्लॉ बॉट्स जैसे टूल्स हैं जो एलेक्स बेकर जैसे जाने माने निवेशकों के क्रिप्टो वॉलेट्स की रियल टाइम कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाइपरलिक्विड पर लीवरेज ट्रेडर बॉट्स हैं। और ऐसे बिटकॉइन डीसीए बॉट्स हैं जो हर मिनट मतलब हर सेकंड बाजार का विश्लेषण करके अपनी रणनीति बदल रहे हैं। इन एजेंट्स की कार्यप्रणाली समझना बहुत जरूरी है। ये केवल साधारण इफ देन वाली स्क्रिप्ट्स नहीं है जो पहले हुआ करती थीं। तो ये क्या है? ये एआई एजेंट्स लगातार मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इंटरनेट पर चल रहे सेंटिमेंट का विश्लेषण करते हैं, हर एक न्यूज आर्टिकल को माइक्रो सेकंड में पढ़ते हैं और इंसान के पलक झपकने से पहले ही लाखों डॉलर की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। कल्पना कीजिए कि वॉल स्ट्रीट के सैकड़ों सबसे चतुर, सबसे आक्रामक और सबसे तेज ट्रेडर्स का एक पूरा ऑफिस एक छोटे से यूएसबी ड्राइव में बंद कर दिया गया। बिल्कुल। और वो ऑफिस दिन रात बिना थके, बिना ब्रेक लिए काम कर रहा है। उसे नींद नहीं आती, उसे किसी ट्रेड में नुकसान होने पे घबराहट नहीं होती। और वो लालच में नहीं पड़ता। वो पूरी तरह से ठंडे दिमाग और डेटा के आधार पर फैसले लेता है। और इस बात का प्रभाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा ब्रायन आर्मस्ट्रांग के हालिया बयान से लगाया जा सकता है। हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया है क्या ब्लॉकचेन पर और क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए इंसानों से ज्यादा एआई एजेंट्स लेन देन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अनुमान यह है कि 2030 तक एआई लगभग 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर के कॉमर्स या व्यापार की मध्यस्थता करेगा। 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर? ये दुनिया के कई विकसित देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और फाइनेंस के क्षेत्र में ये इतनी गहराई तक जा चुका है कि अब बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। पारंपरिक दुनिया में हम केवाईसी के बारे में सुनते हैं, नो योर कस्टमर। हाँ, बैंक खाता खोलते वक्त जो होता है। लेकिन अब केवाईए का नया कॉन्सेप्ट आ गया है। केवाईए, नो योर एजेंट। एकदम सही। मतलब संस्थाओं को अब ये सत्यापित करना पड़ रहा है कि वो किसी इंसान के साथ डील कर रही हैं या किसी एल्गोरिदम के साथ। ये तो पागलपन है। रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स के जरिए ये पहचान की जा रही है कि किसी वॉलेट के पीछे कौन सा एआई एजेंट काम कर रहा है। हाँ, उसकी पहचान क्या है, उसका जोखिम स्तर क्या है। हमें इंसानों के बजाय अब कोड का वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है। यह एक बिल्कुल नई दुनिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल आर्थिक मुद्दे पर ध्यान खींचना जरूरी है, जो कि इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। जो रिपोर्टें सामने आई हैं वे बताती हैं कि ये स्वायत्त व्यापारिक प्रणालियां अब $1 बिलियन से अधिक मूल्य की हो चुकी हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये कि इनमें से कई एजेंट्स का कोई इंसानी मालिक है ही नहीं। ये एक ऐसा सच है जिसे पचाना सच में मुश्किल है। कोई मालिक नहीं होने का मतलब है कि ये कोड का एक टुकड़ा है जिसे किसी ने एक बार बनाकर इंटरनेट पर छोड़ दिया। अब वो एजेंट अपना मुनाफा खुद कमा रहा है और उस मुनाफे को खुद ही दोबारा निवेश भी कर रहा है। वो खुद को चलाने के लिए अपने क्लाउड सर्वर्स और एपीआई का बिल खुद अपने क्रिप्टो वॉलेट से भर रहा है। तो ये अपने आप में एक आत्मनिर्भर डिजिटल जीव बन गया है। एक तरह से हाँ। और यहीं से सरकारों के लिए सबसे बड़ा संकट पैदा होता है। आप एक ऐसे सॉफ्टवेयर को टैक्स नोटिस कैसे भेजेंगे जिसका कोई पता नहीं है, जो किसी देश की सीमा में नहीं आता और जिसका कोई मालिक नहीं है?
ये पूरी तरह से एक नया आर्थिक संकट भी है और अगर इसे सही से समझा जाए तो एक बहुत बड़ा अवसर भी है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण के अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। मस्क की बताई गई वो सिंगुलैरिटी कोई भविष्य की घटना नहीं है। हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। एजीआई की तेज होती रफ्तार, असीमित वस्तुओं और डिफ्लेशन का आने वाला दौर, और बीच के इस उथल-पुथल वाले समय में खुद ब खुद व्यापार करने वाले अरबपति एआई एजेंट्स। ये सब मिलकर 2026 को मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे तेज धन हस्तांतरण बना रहे हैं। और यही कारण है कि इसे समझना इतना आवश्यक है। इस अभूतपूर्व बदलाव से डरने के बजाय इसके अर्थशास्त्र को समझने की जरूरत है। जो लोग इस लेवरेज की शक्ति को समझ रहे हैं वे इस सुपरसोनिक सुनामी की लहर पर सवार होकर नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। पुरानी दुनिया के नियम अब लागू नहीं होते। बिल्कुल लागू नहीं होते। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो दिमाग से निकल नहीं रहा है। हमने उन स्वायत्त एआई एजेंट्स की बात की जो बिना किसी मालिक के अरबों डॉलर कमा रहे हैं और टैक्स सिस्टम को चकमा दे रहे हैं। हाँ, और इसी बिंदु से एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल जन्म लेता है। क्या सवाल? ये सोचने वाली बात है कि मेरा मतलब है सोचने वाली बात है कि अगर कोई स्वायत्त एआई एजेंट पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अरबों डॉलर की संपत्ति जमा कर लेता है, हाँ। अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है और अपने सारे बिल चुकाता है, तो क्या भविष्य में हम ऐसा कानूनी ढांचा देखेंगे जहां एक कंप्यूटर एल्गोरिदम अपने धन को सरकारी जब्ती से बचाने के लिए इंसानी वकीलों को काम पर रखेगा? अरे बाप रे! क्या वो एल्गोरिदम कानूनी तौर पर नागरिकता या संवैधानिक अधिकारों की मांग करेगा? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब एक एआई अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए खुद अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेगा? उफ, ये विचार सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक सॉफ्टवेयर जो अदालत में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हो। ऐसा होना अब असंभव नहीं लगता। शुरुआत में हमने जिस पुरानी दुनिया के ध्वस्त होने की बात की थी, ये सवाल उस बदलाव को एक बिल्कुल नए और अप्रत्याशित स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये सोचने के लिए एक बेहतरीन और अनंत संभावनाओं वाला बिंदु है। और इसी अनसुलझे सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। एक बात तो तय है, भविष्य यहाँ है और ये हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और रोमांचक है।